नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में रहस्य और रोमांच दोनों है, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। रहस्य और गहराता जा रहा है, रोमांच बढ़ता जा रहा है। रहस्य ये कि अब तक किसी को पता नहीं, न महाराष्ट्र की जनता को और न ही देशवासियों को, कि कौन बनने जा रहा है महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। रोमांच और बढ़ता जा रहा है। एकनाथ शिंदे, जिन्हें मीटिंग करने की फुर्सत नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना है, ये किसी को पता ही नहीं। हो सकता है कि जो लोग उनसे जुड़े हैं उन्हें पता, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को, देशवासियों को अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि एकनाथ शिंदे आखिरकार चाहते क्या हैं। देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें चुनाव जीतते ही महायुति की जैसी ही सरकार बनेगी उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया था। वो सपना सजोए बैठे थे। वो सोच रहे थे कि जैसी ही सरकार बनेगी हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब उनके सामने भी एक रहस्य है, या यूं कहें कि रोमांच है, कि कहीं उनका सपना टूट तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके नाम पर क्रॉस लग जाए। क्योंकि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जो कह देंगे हम वो मान लेंगे। तो जब वो मीटिंग के लिए गए थे दिल्ली, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, 45 मिनट बात हुई, तो उसमें क्या ये जाहिर नहीं किया उन्होंने कि किसे मुख्यमंत्री बनना है? लगता है शायद नहीं कहा हो। इसीलिए रवाना कर दिया मुंबई के लिए और कहा कि मुंबई में जाके आप लोग आपस में बैठें, मीटिंग करें और तय करें कि किसे मुख्यमंत्री बनना है। उसके बाद एकनाथ शिंदे किसी मीटिंग में जाने को तैयार ही नहीं। मीटिंग जैसे ही तय होती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से मुलाकात नहीं करना चाहते। हां, राजनीति में जोड़ तोड़ का खेल चलता रहता है। मुमकिन है कि वो खामोशी के साथ एकांत में बैठकर जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, या उनके दिमाग में वो जोड़ तोड़ चल रहा हो कि कैसे मुख्यमंत्री बना जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या दूसरा कोई रास्ता है? उस रास्ते की तलाश में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अजीत दादा पवार रवाना हो गए दिल्ली मीटिंग के लिए। और जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि संभावना यही जताई जा रही है, और आसान भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ले। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर अपनी चाल चल गए तो ये सरकार टिक नहीं सकती। इसके तार केंद्र सरकार तक जुड़े, क्योंकि 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार में शामिल है। तो 2 बैसाखी अगर टिकी रही और तीसरी बैसाखी बाहर हो गई तो सरकार कमजोर हो सकती है। और वहां केंद्र में इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ ले दे के एक मंत्री है, वो भी स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे अच्छी तरह से जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से बार्गेन कर सकते हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं अगर मोदी और शाह कह दें तो वो मान जाएं। मोदी और शाह की मजबूरी क्या है ये आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे।
यही असल रोमांच है। वहीं दूसरा रास्ता भी अगर खोल लेते हैं, यानी इंडिया अलायंस की तरफ चले जाते हैं, तो हो सकता है कि केंद्र में जो वो एनडीए के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ आ जाए। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, न सिर्फ केंद्र में, राज्य में भी। तो कुल मिला के यह है कि बार्गेनिंग पोजीशन में हैं एकनाथ शिंदे, इसलिए डटे हुए हैं और टिके हुए हैं, लेकिन नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र की जनता का, क्योंकि सरकार, जैसा कि आपको पता है कि 26 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो गया। अब कोई सरकार नहीं। हालांकि जो मौजूदा सरकार है, राज्यपाल ने उसे ही जब तक नई कोई सरकार नहीं बन जाती है बरकरार रखने को कहा है, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 23 तारीख को काउंटिंग हो गई, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, बम्पर जीत हो गई एनडीए की, यानी महायुति की। लेकिन पेच फंसा है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर, यह रोमांच भी है और रहस्य भी है इसमें। इन सब के बीच एक और रोमांच भरी कहानी आई महाराष्ट्र के एक गांव से। उस गांव का नाम है मारकरवाड और मालशराज तालुका में आता है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। यह जान लीजिए कि उस गांव में हुआ क्या। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें 1003 वोट आया, और एनसीपी शरद पवार गुट के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 843 वोट आया। जबकि इस गांव से 80% से ज्यादा वोट जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें आता रहा है। 2009, 2014, 2019 में, यहां तक कि जो अभी का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी उन्हें 80% से ज्यादा वोट है। गांव के लोग परेशान हो गए कि उनका वोट आखिरकार गया कहां। यह जो इल्जाम लग रहा है ईवीएम पर, चुनावी प्रक्रिया पर, मतदाता सूची पर, इस गांव ने यह सोचा कि उसे साबित करके दिखाया जाए। वो गए तालुकादार के पास जो सरकारी अधिकारी है और उनसे कहा कि साहब, ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं, आप कागज यानी बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, उसमें जो भी खर्च आएगा हम गांव वाले उस खर्च को पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है, सरकारी अधिकारी क्यों कर मान जाए और कैसे मान जाए। उसने मना कर दिया कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। गांव वाले तब भी पीछे नहीं हटे, पैसा जमा कर चुके थे और ये ठान चुके थे कि ईवीएम को गलत साबित करना है। 3 तारीख का डेट तय किया है उन्होंने। 3 तारीख को चुनाव होने और 7 बजे से लेकर 4 बजे तक बैलेट पेपर पर चुनाव होगा और उसके बाद उसकी गिनती होगी और फिर यह तय हो जाएगा कि ईवीएम सही या उनका बैलेट पेपर सही। उनके लिए सरकारी आंकड़ों में नहीं, लेकिन यह एक चिंगारी हो सकती है जो शोला बनकर देश भर में भड़क न उठे। यह नजीर या मिसाल बन सकता है पूरे देश भर के लिए कि हर वो गांव, हर वो तालुका जिनके दिल में शक व शुबा हो ईवीएम पर, वो उसे दूर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। सोचिए, अगर इसके उलट निकला, यानी ईवीएम से जो निकला है उसके उलट यहां रिजल्ट आया जिसका सरकारी कोई महत्व नहीं है, तो फिर यह एक करारा तमाचा होगा ईवीएम पर, चुनावी प्रक्रिया पर, और इसकी गूंज पूरे देश को सुनाई देगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये एक तरह का सपोर्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।